Hey, how are you all? So I hope you all are good. So today we will do chapter 3 of science. ठीक है, जिसके अंदर हम लोग, अगर आप लोगों को याद हो कि एनसीईआरटी के अंदर जो एक चैप्टर था कंपोनेंट ऑफ फूड वाला, है ना, तो वही चैप्टर हमें न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर 3 के रूप में दिखेगा। तो आधी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। और एक चीज जो मैंने नोटिस की है कि जो न्यू बुक्स हैं उनमें एक्टिविटीज और एग्जाम्पल्स और मतलब ज्यादा चीजें जो है वो बहुत ज्यादा एडिशनल वाली हैं, और जो काम की चीजें हैं वो बहुत ज्यादा अलग अलग वे में और दूर दूर हैं। तो हम वो चीजों पर ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर पूरा पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे तो, ठीक है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी, वन हु इट्स फूड, हु इज होलसम इन मॉडरेट क्वांटिटीज एंड अप्रोप्रिएट फॉर द सीजन, टाइम एंड प्लेस। हेल्दी बोला गया है कि हेल्दी किसको बोलते हैं? वो इंसान जो टाइम टू टाइम क्लाइमेट और मौसम के हिसाब से रह पाता है और अपने आप को सरवाइव कर पाता है ना, और जो खाना खाता है उसको हेल्दी बोला जाता है। अब यहाँ से जो है आ जाता है मिदु एंड मिष्टी रीड थॉट ऑफ द डे। अब उन्होंने थॉट ऑफ द डे जो है वो पढ़ा। क्या था थॉट ऑफ द डे भाई? थॉट ऑफ द डे इज अनेन जतानी जीवंती, मतलब अनेन जतानी जीवंती। और ये पढ़कर वो लोगों ने क्या हुआ, क्यूरियस हुए कि भाई इसका मतलब क्या है। ये तो संस्कृत के अंदर है, और अगर हम इसको इंग्लिश में बोले तो ये होगा फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बीइंग्स। तो ये मतलब होता था। अब इसका मतलब जो है आगे जाके उन्होंने क्या पढ़ा, क्या जो है जानते हैं इससे। ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे, फूड इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ डेली लाइफ। हम रोज खाना खाते हैं और एक खाना जो है वो हमारे बॉडी का बहुत ही अहम हिस्सा है ना। तो इस तरीके से हम अलग अलग जगहों पर जो है मतलब कि जाते हैं जब, तो हम अलग अलग फूड ट्राई करते हैं, तो अलग अलग वैरायटी के हमें फूड मिलते हैं। और यहाँ पर फिर उन्होंने एक्टिविटी दे दी कि अलग अलग फूड आप लोग लिखो और कंपेयर करो उनको। तो ये सारी चीजें ओके। आगे, फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एंड द क्रॉप ग्रोन इन द वेरियस स्टेट ऑफ इंडिया। यू मे रेफर टू बुक इन योर लाइब्रेरी। अब ये फिर से एक्टिविटी आ गई। देखो मतलब मेन मोटिव ये है कि ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी फसलें जो है उगती हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो आप पंजाब में अगर हम देखें, जैसे खाना डिफरेंट है वैसे ही वहाँ की फसलें भी डिफरेंट होती हैं। वहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप उगती है, मेज हो गया, वीट हो गया, चिकपी हो गया, पल्सेस हो गया। कर्नाटका में राइस, रागी, उड़द, कोकोनट ज्यादा है। मणिपुर में राइस, बैम्बू, सोयाबीन ये ज्यादा है। तो इस हिसाब से बहुत सारी चीजें जो है अलग अलग पाई जाती हैं, ठीक है। अब ये जो डाटा है उन लोगों ने एनालाइज किया और देखा कि बहुत सारी जगहों पर अलग अलग चीजें पाई जाती हैं, अलग अलग चीजें उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन द डिफरेंट रीजन डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप। अब देखो अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें जो उगती है ना, उनका जो मेन रीजन होता है वो होता है बच्चा सॉइल। क्योंकि मिट्टी में ही फसलें उगती हैं। अगर मिट्टी नहीं है तो वहां पर फसलें उग ही नहीं पाएंगी, अगर वहां पे उपजाऊ मिट्टी नहीं है। अब मिट्टी भी हर जगह की अलग अलग होती है। जैसे मैं आपको बोलूं कि हरियाणा, अब हरियाणा की मिट्टी जो है वो, हरियाणा में अगर आप रह रहे हैं हिसार में, ठीक है, और अगर एक बंदा रह रहा है हिमाचल में शिमला में, तो दोनों जगह की जो मिट्टी है ना वो बहुत डिफरेंट होगी। क्यों डिफरेंट होगी? बिकॉज वहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट है, बिकॉज वहाँ की जो चीजें हैं लाइक वहाँ का इन्वायरमेंट डिफरेंट है, वहाँ की मिट्टी के जो क्लाइमेट और मॉइस्चर क्वांटिटी होगी वो डिफरेंट होगी, है ना। वहाँ पे ठंड गर्मी जो है वो हमारे यहाँ से बहुत अलग होगी। तो इस तरह से मिट्टी जो है अलग अलग हो जाती है ओके। अब the choice of food will vary according to the cultivation of food crops in the particular region, state, preference, culture and tradition। अब ये बोल रहे हैं कि जो अलग अलग टाइप के क्रॉप्स उगती है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? वो हर जगह की वहाँ के क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर, वहाँ की प्रेफरेंस के ऊपर कि वहाँ क्या ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, वहाँ के ट्रेडिशंस, वहाँ पे क्या ज्यादा चीजें जो है, जैसे कोकोनट जो है वो साउथ साइड में पाया जाता है क्योंकि कोकोनट वहाँ पे बहुत ज्यादा माना जाता है। कोकोनट के पत्ते जो है, जो नारियल के पेड़ के पत्ते हैं, वो खाना खाने के लिए यूज किए जाते हैं ना। कोकोनट के जो है वहाँ पे बहुत सारी डिशेस बनती है। बट अगर हम अपने नॉर्थ साइड में देखेंगे, हरियाणा पंजाब साइड में देखेंगे, तो यहाँ कोकोनट इतना ज्यादा फेमस नहीं है। यहाँ पर जस्ट आपने वो खाने के लिए कोकोनट यूज किया होगा, है ना, जो नवरात्रि वगैरह पे फोड़ते हैं जिसमें से पानी निकलता है, वो सारी चीजें। तो इसलिए कल्टीवेशन का मतलब खेती, जो कि अलग अलग जगह पर उनके कल्चर के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। आगे फिर ये आपकी पूरी एक्टिविटी आ जाती है, देखिए। और अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग तरीके से खाना बनाया जाता है। जैसे कि चूल्हे पर खाना बनाया जाता था, मॉडर्न गैस स्टोव आ गया है अब ओके, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर आ गया है, और पहले जो है वो सिलबट्टा यूज किया जाता था। तो इस तरीके से कल्चर जो है वो चेंज होता जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन जो है वो धीरे धीरे आ रहा है। कुकिंग के जो टूल्स थे वो धीरे धीरे चेंज हो गए हैं ओके। सिलबट्टा अगर आपने देखा हो, पत्थर होता है बड़ा सा, उससे पत्थर से मसाला पीसा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा अपने दादी नानी के घर पर ओके। आगे
what are you finding from the interviews you conducted? Cooking practice is also called culinary practice. जो cooking practices है ना उनको जो है culinary practice कहा जाता है. Have been changed over time. मतलब कि जो खाने पीने की चीजें जो हैं cooking की जो चीजें जिनसे वो बनाई जाती थी ना वो भी अब change हो गया है. Modern culinary practices हो गई हैं. और earlier most cooking was done using a chula. Nowadays the most of us cooking a modern gas stove. Earlier most grinding was done manually using a silbetta. But this time we use an electric grinder for ease of grinding things. तो ये हमने ऊपर देख ही लिया है ना. तो ये कुकिंग एक्टिविटीज जो है वो सारी चेंज हो गई हैं. अब आ जाते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड. मेदू एंड मिष्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल. अब उन्होंने फूड फेस्टिवल एंजॉय किया, वो घूमने गए. मेदू एंड मिष्टी दो कैरेक्टर हैं यहाँ पर चैप्टर के अंदर. द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज ईट हेल्दी लिव हेल्दी. जो फेस्टिवल की थीम थी ना, थीम का मतलब वहाँ का मेन मोटिव जो था और किस बेस के ऊपर वहाँ का मेला लगा था वो था ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी. मतलब कि अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हम अच्छी लाइफ जिएंगे. ठीक है, तो अब वो जाते हैं मेले में. The festival features various stalls displaying different kind of traditional dishes. अब हर जगह पर वहाँ का फीचर ये था कि अलग अलग जगह खाने की चीजें हमें देखने को मिली. जैसे अगर आप मान लो कुरुक्षेत्र गए हो ना तो वहाँ पर गीता जयंती अगर आप घूमे हो दिसंबर में लगती है जो, तो गीता जयंती में आप जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग फूड मिलेंगे आपको. साउथ का फूड भी मिलेगा, राजस्थान का फूड भी मिलेगा, पंजाब साइड का फूड भी मिलेगा, नॉर्थ साइड का फूड भी मिलेगा, साउथ साइड की चीजें भी मिलेंगी. तो ये मेरे में होता है. ठीक है, तो वहां पर एक्सप्लेन द स्टूडेंट्स. डॉक्टर पोशिता न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, एक न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट थी, डॉक्टर थी वो, पोशिता नाम था उनका. वो एक्सप्लेन करते हैं स्टूडेंट्स को कि हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ. हेल्थ जो है अल्टीमेट वेल्थ है. मतलब अल्टीमेट वेल्थ का मतलब यहाँ है कि सब कुछ है. अगर आपके पास मान लो बहुत सारे पैसे हैं बट आपको कोई ऐसी डिजीज हो जाती है जिसका इलाज ही नहीं है, या आपको कोई ऐसी डिजीज हो जाती है जिसमें बहुत ज्यादा परहेज करना पड़ रहा है, तो जब आप कुछ खा ही नहीं पाएंगे, आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं है, तो आप खुश नहीं रह पाओगे. तो इसलिए वही बोला गया है कि हेल्थ जो है वो वेल्थ है, अल्टीमेट वेल्थ है वो. ठीक है, वेल्थ मतलब होता है तरक्की, उन्नति, प्रोग्रेस, ग्रोथ. ठीक है, अब समझते हैं डॉक्टर पोशिता ने ऐसा क्यों कहा. हैव यू एवर मिस्ड अ मील? हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस्ड अ मील? क्या आपने कभी खाने को जो है मिस किया है, और अगर आपने किया है तो आपको कैसा फील होता है. We feel tired and less energetic. We do not eat for some time. Why do you think a marathon runner drink glucose water during and after the race? अब वो बोल रहे हैं कि क्या आपने कभी नोटिस किया कि आप खाने के बिना रहे हो और आपको कैसा फील हुआ. हाँ भाई, मेरे पेट में तो बहुत ज्यादा चूहे आने लग जाते हैं, चक्कर भी आने लग जाता है ना, और इरिटेटिंग भी हो जाता है बहुत ज्यादा. मतलब तब हम अगर हमें बहुत तेज भूख लग रही है ना तो हम कोई भी अपनी पसंद का काम नहीं कर पाते क्योंकि हमारा मन ही नहीं लगता, हमें भूख लग रही होती है. Why do you think a marathon runner drink glucose water during after race? अब उन्होंने बोला कि क्यों एक जो मैराथन रनर होता है जो रेस वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं वो ग्लूकोज क्यों पीते हैं, ग्लूकोज वाटर देते हैं उनको. अब ग्लूकोज वाटर आपने घर में भी देखा होगा, हरे कलर का बॉक्स होता है, घोल के उसको पानी में पिया जाता है गर्मियों में ताकि पानी की कमी पूरी रहे, है ना. तो ये उसको क्यों पीते हैं वो. ग्लूकोज प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी. जो ग्लूकोज है ना वो एक इंस्टेंट एनर्जी का मतलब एकदम जल्दी से ताकत दे देता है वो. और ये एक एग्जांपल है कार्बोहाइड्रेट का. कार्बोहाइड्रेट एक मिनरल होता है. ठीक है बच्चा, कार्बोहाइड्रेट इज वन ऑफ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर डाइट. अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक प्राइमरी सोर्स है हमारी डाइट का. Cereals like wheat, rice and maize, vegetables like potato and sweet potatoes and fruits like banana, pineapple and mango are some source of carbohydrate. अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है क्या क्या चीजें हैं. सबसे प्राइमरी सोर्स उसको इसलिए बोला क्योंकि हम ये चीजें सबसे ज्यादा खाते हैं. जैसे चावल सबसे ज्यादा खाते हैं हम, है ना, दालें सबसे ज्यादा खाते हैं हम, पोटैटो, स्वीट पोटैटोस बहुत ज्यादा खाते हैं, आलू हर दिन बनते रहते हैं, और बनाना खाते हैं, है ना. तो ये सारी चीजें जो है वो कार्बोहाइड्रेट इनसे हमारी बॉडी को मिलता है. ठीक है, अब वो कार्बोहाइड्रेट नहीं जाता है. जब हम ये चीजें खाते हैं तो इनसे जब निकल के चीजें जो हैं, जो मिनरल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में जाते हैं, जो जूसेस होते हैं उनके अंदर होती हैं चीजें. ठीक है, डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट? क्या आप जानते हैं कि जो हम नॉर्मल शुगर खाते हैं ना, चाय वगैरह में डालते हैं, जो वो भी एक कार्बोहाइड्रेट है. व्हाई डू यू थिंक वी प्रेफर टू हैव लड्डू एज अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर? हम सर्दियों में आप लोगों ने देखा होगा हमारी मम्मा लोग जो है वो लड्डूज भी बनाती हैं, है ना, तिल के लड्डू बनाए जाते हैं और सर्दियों में उनको खाया जाता है. बेसन और व्हीट फ्लोर के जो है और घी जो है उनमें जो है मेन डाला जाता है. अगर हम देसी घी के लड्डू बना रहे हैं तो नट्स एंड सीड्स डाले जाते हैं, मतलब कि, और घी वगैरह डाल के बनाया जाता है. ओके, तो वो क्या होता है,
various kinds of oil and group under the kind of food component which is called fat। अब ये सारी चीजें जो हैं, जो लड्डू बन रहे हैं, इसके अंदर जो चीजें मिलाई जा रही हैं वो सारे क्या हैं, वो सोर्सेज हैं फैट के। ठीक है, आगे सोर्सेज ऑफ फैट कैन फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स। अब सोर्सेज ऑफ फैट जो है वो प्लांट और एनिमल से भी मिलते हैं। नट्स सच एज ग्राउंड नट्स, वॉलनट्स मतलब मूंगफली हो गई, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है, और बादाम काजू हो गए, ठीक है ना, और क्या बोलते हैं हमें, जो कोकोनट हो गया, ये सारी चीजें जो है ये भी क्या है, फैट्स देती हैं हमें। और फैट इज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। फैट जो है वो क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करने का काम करता है, मतलब कि एनर्जी स्टोर करके वो हमारी बॉडी को ताकत देता है ताकि हम अलग अलग टाइप के काम कर सकें। ठीक है, आगे अब ये लड़का जो है क्या सोच रहा है, यस माय ग्रैंडमा टोल्ड मी दैट लड्डूज रिच इन घी एंड नट्स प्रोवाइड एनर्जी टू कीप अस वार्म। देखो घी, इसके अंदर वार्मनेस भी बहुत होती है अगर हम घी वगैरह खाते हैं। नोटिस किया ठंड में हम ये वाली चीजें बहुत खाते हैं, क्यों, क्योंकि घी वगैरह जो है वो हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। ठीक है, और ठंड में हमें जरूरत होती है गर्म होने की, है ना, वरना बॉडी ठंडी ठंडी हो जाएगी। अब देखो सम सोर्सेज ऑफ फैट, अब ये फैट के कुछ सोर्सेज हैं जैसे कि बटर और सनफ्लावर सीड्स, वॉलनट्स, ग्राउंडनट्स, कर्ड, आलमंड्स, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये सारी की सारी चीजें होती हैं फैट से भरपूर, इनके अंदर हमें फैट मिलता है। ठीक है, उसके बाद आता है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज, देयरफॉर दे कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। तो ये सारी जो एक्टिविटी, जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी चले फिरे ताकि, तो इसलिए इनको बोला जाता है एनर्जी गिविंग फूड। ठीक है, आगे पोलर बियर एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। अब पोलर बियर जो है ना, उसके स्किन के अंदर बहुत ज्यादा फैट होता है, और जो फैट है वो उसको एनर्जी देता है। इट सपोर्ट देम ड्यूरिंग द मंथ लॉन्ग विंटर स्लीप एनेबलिंग देम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग। क्या करता है ये, अब फैट स्टोर कर रहा है भाई, फैट जो है वो स्टोरिंग करता है एनर्जी को, तो वो खाते हैं जब, तो उनकी बॉडी में फैट स्टोर हो जाता है। उनकी बॉडी जो है उसमें फैट इतना होता है कि वो देखा है पोलर बियर, आप लोगों ने ठंड में ही रहते हैं, यहाँ पर आपको पोलर बियर नहीं दिखेगा, तो वो ठंडे इलाके में रहते हैं, और ठंडे इलाके के अंदर ही उनको एनर्जी मिलती है कैसे, सरवाइव करने के लिए। ठीक है, तो विंटर स्लीप जो है वो भी लेते हैं, वो कई कई महीनों तक सोते हैं ठंड के अंदर, और अपना एक टाइम पर खाना खा के। ठीक है ना, आगे प्रोटीन्स आर आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट, प्रोटीन्स आर आल्सो एन इम्पोर्टेंट पार्ट, क्या बोल रहे हैं आगे, वेट वेट वेट, milk products and pulses are good sources of protein. Sports person need protein in large quantity to build their muscles. अब जो प्रोटीन है ना वो क्या करता है, हमारे मसल्स को इम्प्रूव करने का काम करता है, हमें तंदुरुस्त बनाने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट वगैरह तो एनर्जी देते हैं, बट प्रोटीन जो है उससे क्या होता है, हमारी मसल स्ट्रॉन्ग होती है। पीपल गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, सम एक्सीलेंट प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन आर पल्सेस, बीन्स, पीस, नट्स, ये सारी चीजों से हमें प्रोटीन मिलता है। एनिमल सोर्स जैसे मिल्क हो गया, पनीर हो गया, एग हो गया, फिश, मीट, ये सारी चीजों से भी हमें प्रोटीन मिलता है, बट ये चीजें हमें लिमिट में खानी होती है। मीट वगैरह, चिकन वगैरह, क्योंकि उसमें फैट भी होता है तो हम उसको खा के मोटे भी हो सकते हैं, तो वो लिमिटेड होता है। ठीक है, तो इसलिए प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी को बनाने का काम करता है, मसल्स बनाने का काम करते हैं ना, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिम जाते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या है, एनर्जी गिविंग फूड, और प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड। ठीक है, ये देखिए प्लांट सोर्स ये है प्रोटीन के, और आगे एनिमल सोर्स जो है वो ये सारे हैं। ठीक है, मूंग दाल, तूर दाल, पीस और सोयाबीन, ये सारी सारी की चीजें क्या है, आपकी प्लांट सोर्स। ठीक है, आगे एनिमल सोर्स के अंदर चिकन है, पनीर है, एग है, ये सारी चीजें जो है वो एनिमल सोर्स हैं, ये सारी चीजों से हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है, आगे the right amount of protein must be included in the diet of growing children for proper growth। अब अगर बचपन से हमें प्रॉपर ग्रोथ और प्रोटीन मिलता है ना, तो हम आगे जाके क्या करते हैं, हमारी हाइट लंबी जाती है। ठीक है, वरना देखा है ना आप लोगों ने, लोगों की हाइट छोटी रह जाती है, कई बोने रह जाते हैं, और कई जो है वो ग्रो अच्छे से नहीं हो पाते, कई बहुत पतले रह जाते हैं, तो वो इसीलिए उन्हें ये सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले होते। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ये सारे ना न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिलते हैं, जब हम जब हमारी बॉडी के अंदर अच्छी अच्छी चीजें खाने की जाती हैं, जो जो चीजें मैंने आपको बताई, तो वो सारी चीजें जब हमारी बॉडी में जाती हैं तो वो हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स आते हैं, और जब वो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी में घुलते हैं, तो उसको बोल जाता है न्यूट्रिशन। ठीक है, आगे अब फूड कंपोनेंट्स जो है उनको बोला जाता है, तो यहाँ पर आपको फिर से एग्जांपल आ जाता है। ठीक है,
विटामिन सी, व्हाट डू यू इंटरप्ट बाय रीडिंग केस 1, व्हाट कॉज स्कर्वी, लेमन एंड ऑरेंज हेल्पिंग क्यूरिंग स्कर्वी। ये आपकी फर्स्ट बुक के अंदर पूरा का पूरा एक चार्ट बना हुआ था, ठीक है, तो वो आप ध्यान से थोड़ा सा पढ़ेंगे अगर, ये वो मैं कोशिश करूंगी आपके साथ शेयर करने की, ठीक है बच्चा। ओके, चलो उस बुक का मैं कोशिश करूंगी लाने की, फिर उसके बाद हम ये आगे का चैप्टर जो है वो पढ़ना शुरू करेंगे। चैप्टर कितना रह गया है, मेरे ख्याल से अभी काफी है, 22 पेजेस हैं, तो यहाँ पर हम ये चीज हम आगे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए सी यू नेक्स्ट पार्ट, थैंक यू, बाय बाय।